अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे होंडा कंपनी के मालिक के बारे में। ये बात है साल 1940 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी इसने चारपाइयों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ही हैरान हुआ। यही वो दिन था जब इस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सुचाइरो होंडा। किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा इसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन इसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो इसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शोकाई नामी टोक्यो इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थी। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपने घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस में लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट शोकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से साफ सुथराई का काम करवाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि इसको बेबी सेटिंग पर लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो करता क्या, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ इससे फालतू काम लिए जा रहे थे। इसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीने तक वो वहीं आर्ट स्टॉप करने पर मजबूर रहा। कुछ महीनों के बाद आर्ट शोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप का काम लेना शुरू कर दिया। होंडा को इस काम में शुरू से ही इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और इनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इस दौरान आर्ट शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई। इनमें पहली गाड़ी आर्ट डेमलर की थी और दूसरी कल्टस की। ये दोनों गाड़ियां यूज इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार और चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इसको रेस कार में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स कार को अपना रिलीजन बना दिया। अगले कई सालों तक वो आर्ट शोकाई में ही जॉब करता और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा भी रहा था। 1928 में 22 साल की एज में इसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमाटसू के शहर में होनी थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां से भेज दिया। होंडा ने आर्ट शोकाई के इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब वो एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। इसने अपनी महारत का फ़ायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर फरार की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट शोकाई के मालिक ने दिल में ही होंडा की अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक होलनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में इसकी जान तो बच गई, लेकिन इसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और शोल्डर डिसलोकेट हो गया। चेहरे पर कहीं जख्म आ चुके थे। इसको अपनी ज़िंदगी यही ख़त्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो इसने आर्ट शोकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि इसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना अब वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू कर दे। आर्ट शोकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। इनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे, कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में
30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई से हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो खोल चुके थे पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शोकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इस रूटीन पर चलता रहा। इसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा लगा कर कमज़ोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी इसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी इसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब इसने आर्ट शोकाई से चाप छोड़कर और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर इसको मालूम ही नहीं था कि इसके इस बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद है। इसने टोयोटा कंपनी को अपनी पिस्टन ऑफर की तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट करते हुए ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। इसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में लग गया और कार मैन्युफैक्चर से मिला। अगले कई साल तक इसने मार्केट को समझने में लगा दिए। इसके बाद एक बार फिर पिस्टन बनाई। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी के कंट्रोल पास कर चुकी थी। इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स भी इसको हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की ही मेहमान थी। किसको मालूम था कि 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा टी की भी थी और होंडा को डाउनग्रेड करके इसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। और चीज़ें तब मज़ीद ख़राब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाक़या हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। और ए रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब खो बैठा था। इसने अपने बचे हुए एसेट्स को टोयोटा कोच को 4,50,000 यंग में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत ही बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज एम्परल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करता था। अपनी आदत से मजबूर इससे एक आइडिया आया। इसने सोचा क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट का आसान भी हो जाएगा और सस्ते में भी पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल में लगा दिया तो सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल ही गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिज़ाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर साइकिल्स बना सके, लिहाजा इसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इसका पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रांसमन्स और हार्ले ड्यूटेस्क के सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। इसीलिए इसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फ़ैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेस में जाता और जीतने वाली बाइक के ख़ास फीचर्स नोट डाउन करता था। इस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स को
कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चर की कंपनी के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा ने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी ज़िंदगी के 62 ईयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सोचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने इसको ऐसा करने से भी मना किया, लेकिन उन्होंने किसी एक की ना सुनी और इस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T36 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट कार्स S500 लॉन्च की, जिसके 1300 यूनिट्स ही बिक पाई। कई साल की मेहनत और कई दर्जन डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होते ही अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नागेबान।